नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। प्राइम एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव की तैयारी अपने चरम पर है। राजनीतिक संगठनों से लेकर चुनाव आयोग तक ने दूसरे चरण की पूरी तैयारी कर रखी है। 9 जिलों की 55 सीटों पर जनता दूसरे चरण में 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाली है। लेकिन इस दूसरे चरण में एक फैक्टर है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह फैक्टर है मुस्लिम मतदाता का, जिसकी आबादी इन 55 में से 40 से ज्यादा सीटों पर 50% से ज्यादा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि दूसरे चरण में मुस्लिम वोटर किसका खेल बनाएंगे और किसका खेल बिगाड़ देंगे। हालांकि 2017 के चुनाव की बात करें तो इन 55 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था। 55 में से 38 सीटों पर बीजेपी जीत गई थी और सपा को 15 सीटें मिल पाई थी। लेकिन इस बार बात कुछ अलग सी है। एक तरफ पश्चिमी यूपी के साथ साथ दूसरे चरण के तमाम जिलों में माहौल पहले से अलग हो चला है, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी इस बार यूपी में अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतर चुकी है। दूसरे चरण की 55 में से 19 सीटों पर एआईएमआईएम उतर रही है और कई सीटों पर समीकरण कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि 3 से 4 मुस्लिम उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बटा तो इसका फायदा आखिर किस पार्टी को मिलने वाला है और ओवैसी का कितना फैक्टर चलने वाला है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाबों की तलाश आज हम अपनी चर्चा में यहां पर करने वाले हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ होंगे, उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जहां पर MY फैक्टर की बात होती थी, तो अगर केवल M फैक्टर की बात करें तो यह फैक्टर कितना असर दूसरे चरण में दिखा सकता है। मुस्लिम मतदाता किस पर मेहरबान है, ओवैसी का असर चुनाव में कितना नजर आएगा। तो दूसरे चरण में आपको बताएं सबसे पहले कि कहां पर कितनी सीटें। बदायूं में 7 सीटें आती हैं। बरेली की बात करें 9 सीटें हैं। बहेड़ी, नवाबगंज, बरेली शहर, मीरपुर, फरीदपुर, बरेली कैंट, भोजीपुरा, बिथरी, चैनपुर और आंवला, ये 9 सीटें हैं बरेली के अंदर। इसके साथ साथ बिजनौर में 8 सीटें, नजीमाबाद, धामपुर, चांदपुर, नगीना, नहटौर, नूरपुर, बढ़ापुर और बिजनौर सदर, ये 8 सीटें बिजनौर के अंतर्गत आती हैं जहां पर मतदान होना है। मुरादाबाद में 6 सीटें हैं। काठ, मुरादाबाद ग्रामीण, कुंद्रकी, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद नगर और बिलारी, इन 6 सीटों पर मतदान होना है। यहां पर भी लगातार समीकरण जटिल है। रामपुर की बात करें तो 5 सीटें आती हैं। स्वार, बिलासपुर, मिलक और चमरवा और रामपुर शहर, यहां पर भी समीकरण कुछ ऐसे नजर आए हैं कि अगर M फैक्टर ने काम किया तो तस्वीर कुछ अलग होगी। शाहजहांपुर में कटरा, तिलहर, शाहजहांपुर, जलालाबाद, पोआया और ददरौली, ये 6 सीटें हैं। यहां पर भी बहुत ही पैने समीकरण है, बहुत ही। और संभल में सबसे ज्यादा पैने समीकरण बन रहे हैं। चंदौसी, असमोली, संभल, जहां पर संभल की बात करें तो 4 उम्मीदवार आमने सामने ऐसे होने वाले हैं जिनका काफी अच्छा खासा रसूख भी है और वो निश्चित रूप से एक मुस्लिम प्रत्याशी भी हैं। तो क्या यहां पर वोटों का बंटवारा होगा, ये समझने वाली बात होगी। दूसरे चरण की 55 में से अगर तमाम सीटों पर बात करें तो यह फैक्टर निश्चित रूप से असर डालने वाला है। बिजनौर की 4 सीट पर एआईएमआईएम ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। साथ ही मुरादाबाद में 5 सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है, तो निश्चित रूप से यह फैक्टर काम करेगा। और संभल और बरेली की 2 सीट पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी मैदान में हैं। अमरोहा में भी 3 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। मुरादाबाद में 5 सीटों पर 50 से 55% तक मुस्लिम मतदाता हैं। बिजनौर की 8 सीटों पर 40 से 50% मुस्लिम वोटर है। इसके साथ रामपुर की 5 सीटों पर 50% तक मुस्लिम वोटर है और संभल की 4 सीटों पर यादव और मुस्लिम वोट बैंक 60% से ज्यादा है। तो अगर इसमें यह फैक्टर एक साथ जुड़ गया तो निश्चित रूप से किसी पार्टी को फायदा होगा। लेकिन अगर M फैक्टर बढ़ गया तो इससे फायदा किसको होने वाला है, इसकी पड़ताल आज करेंगे। बदायूं की 6 सीटों पर 40 से 45% मुस्लिम वोटर है। तो अगर एक औसत निकालें तो 40 से 50% यहां पर मुस्लिम मतदाता हो जाते हैं। तो 9 जिलों की इन 55 सीटों पर 586 प्रत्याशी मैदान में हैं और इन 586 प्रत्याशियों में से अगर हम मतदाताओं की बात करें तो इनको चुनने वालों की संख्या 2 करोड़ से अधिक है। इनमें से पुरुषों की बात करें तो 1 करोड़ से अधिक और 93 लाख के आसपास महिलाएं हैं। तो निश्चित रूप से किसके हाथ में क्या है। थर्ड जेंडर की बात करें तो 1261 की संख्या इनकी भी है। यहां पर मुरादाबाद शहर की बात करें तो हाजी यूनुस अंसारी, इरशाद सैफी, रिजवान कुरैशी और वकी रशीद यहां पर तमाम पार्टियों की तरफ से मैदान में है। मुरादाबाद ग्रामीण की बात करें तो नारिश कुरैशी, अकील चौधरी, इकराम कुरैशी, मोहित फरगानी यहां पर मैदान में है। कुंद्रकी की बात करें तो जियाउर रहमान, मोहम्मद रिजवान, दरखशा बेगम और हाफिज वारिस तमाम पार्टियों के हिसाब से मैदान में। और कांट की बात करें तो कमाल अख्तर, आफाक अली, इसरार सैफी और रईस मलिक यहां पर मैदान में होने वाले हैं। तो सपा, बसपा, कांग्रेस और एआईएमआईएम के प्रत्याशी के तौर पर इन 4 सीटों पर यहां पर मतदाता को रुझाने के लिए 4 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। तो अब आप समझिए कि कितना पैना समीकरण यहां पर बन रहा है मुरादाबाद में। ठीक ऐसा ही कुछ समीकरण संभल में भी है, जो संभल सदर की सीट है। वहां पर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी के पास
आपको लेकर चलता हूं। सबसे पहले आपको एक बार उनसे रूबरू कराता हूं। मेरे साथ आलोक वर्मा है, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका आलोक जी। साथ ही एसके मेहंदी हैं, प्रदेश सचिव हूं समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका प्रदीप। यहां पर एसके मेहंदी जी और प्रदीप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस है, आपका भी बहुत स्वागत है प्रदीप जी। अरविंद जयतिलक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका अरविंद जी। सबसे पहले आलोक वर्मा जी आपके पास आते हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी संकेत दिया, तमाम राजनीतिक जो टिप्पणीकार हैं उन्होंने भी संकेत दिया, पत्रकार भी संकेत दे रहे हैं और पार्टी को भी इस बात का अंदाजा है कि दूसरे चरण की तैयारी कुछ अलग तरीके से ही हुई होगी। आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो पिछली बार का इतिहास है कि 55 में से 38 सीटें आप ले गए थे, इस बार बढ़ोतरी होने वाली है कि इस बार कुछ ना कुछ घटेगा? भाई मुझे तो लगता है मित्र कि 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव की बेला में अलग अलग समय में रहा है। हाँ। 2014 रहा है, 17 रहा है, 19 रहा है, अभी हाल समय में पंचायत चुनाव हुए। हमेशा जो आपका आकलन रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषक जो आकलन करते रहे हैं, उससे तस्वीर हमेशा जुदा रही। मुझे लगता है 2022 का जो नतीजा निकल के आएगा, 10 मार्च को जब नतीजा निकल के आएगा, तो तस्वीर बिल्कुल जुदा होगी। जो जिस तरीके का आकलन आप कर रहे हैं, मुझे लगता है उस राजनीति का दौर अब खत्म हो गया। इसमें जात जमात जोड़ा जाता था, समीकरण लगाया जाता था, वो समय अब खत्म हो गया। योगी जी ने जो काम किया है, मोदी जी ने जो काम किया है, इलेक्शन उस पर हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर हमने बदली है, सबके लिए हमने काम किया। उसमें हिंदू और मुसलमान का बंटवारा नहीं किया है, किसी जाति और मजहब का बंटवारा नहीं किया है। इस जात को उस तरीके से देखा हो, उस जात को किसी दूसरे तरीके से देखा है, ये काम हमने नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि जो विकास के काम हमने किसानों के लिए किए, जो विकास के काम हमने नौजवानों के लिए किए, जो हमने सड़क बनवाई, जो हमने बिजली पर काम किया, जो उद्योग धंधे बढ़े, जो लोगों को रोजगार मिला, लोग उस पर वोट देने जा रहे हैं और लोग उस पर वोट देंगे। और लगातार पीछे की भी तस्वीर देखिए ना, 2017 में क्या हुआ था। अखिलेश यादव जी बोल रहे थे, काम बोलता है, और बाद में 2 जवान लड़के खड़े हो गए, दो लड़कों की जोड़ी बनाई और वो इलेक्शन में कूदे। क्या हुआ? दिल टूटा उनका कि नहीं टूटा? हम तो वहीं रहे ना। 2019 का भी समीकरण देख लीजिए, बुआ बबुआ एक साथ रहे, नतीजा क्या आया? कुल मिला के 15 सीटें आई, 80 सीटों में दोनों लोगों की, दोनों के दिल टूट गए। तो मुझे लगता है कि जब इलेक्शन का नतीजा निकल के आएगा 10 मार्च का, तो बहुत सारे जो दूसरे दल हैं उनके दिल टूट जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है तो जात जमात के खांचे में बटने वाली नहीं है। विकास की तरफ देखिए, उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो हमने बदली है, कानून व्यवस्था पर जो हमने काम किया है, विकास की जो रूपरेखा हमने खींची है, वो अगली 2022 में भी आगे की तरफ जाने वाली है। बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस तरह से आपने अपना अनुमान यहाँ पर प्रस्तुत किया और आपको पूरा अंदाजा भी है, आपको निश्चित रूप से ये भान भी होगा क्योंकि आपने एक कार्यकर्ता के तौर पर भी क्षेत्र में काम किया होगा। लेकिन इस पूरे के पूरे अनुमान के 2 फैक्टर हैं। देखिए, पहला फैक्टर तो निश्चित रूप से आप समझ गए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वोट ट्रांसफर हो सकता है किसी दूसरी पार्टी की तरफ। लेकिन जो इसका दूसरा अहम फैक्टर है वो आपकी पार्टी के पक्ष में जा सकता है कि अगर एक ही सीट पर 3 से 4 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में हैं तो निश्चित रूप से जो मुस्लिम मतदाता का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बटेगा, शिफ्ट होगा एक दूसरे के ऊपर, तो इससे आपकी पार्टी को फायदा होगा। अगर जात जमात के हिसाब से वोटिंग हुई तो किसी का नुकसान, किसी का फायदा हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो नए दौर की पॉलिटिक्स है, नए दौर की जो राजनीति है, वो जात जमात से थोड़ी ऊपर उठ गई है। हमने किन गरीबों को मकान दिया, जिन जरूरतमंदों को मकान दिया। पहले की सरकारों में तो ऐसा नहीं होता था। पहले की सरकारों में लोग अपना घर बनाते थे, अपना बंगला बनाते थे, बंगले की दीवारों में पता नहीं क्या क्या रखते थे। हमने तो गरीबों का मकान बनाया है। तो जो हमने काम किया है, जो हमने गरीबों के लिए काम किया है, जो हमने किसानों के लिए काम किया है, जो पिछले 10 सालों में जो काम नहीं होता था, पिछले 5 सालों में वो काम हुआ है। चाहे वो गन्ना खरीद के बारे में हो, चाहे खाद्यान्न खरीद में हो, चाहे अपराध से मुक्त करने के मामले की अगर हम बात कर लें, पहले 2017 से पहले किस तरीके की उत्तर प्रदेश की तस्वीर हुआ करती थी, किस तरीके से किसी एक इलाके में मुख्तार अंसारी हुआ करते थे, किसी दूसरे इलाके में अतीक अहमद हुआ करते थे, कहीं एक चाचा हुआ करते थे, कहीं दूसरे चाचा हुआ करते थे, छोटी छोटी सत्ता अपनी चलाया करते थे। आप ही कहते थे ना 5.5 मुख्यमंत्री अखिलेश के 2.5 साल में 5.5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और 2.5 साल उनका जो आगे का बीता 2012 के बाद, वो लड़ाई झगड़े में बीता। काम क्या किया? आज तक उन्होंने काम पर वोट मांगा क्या? मुख्तार अंसारी को फिर से सर के ऊपर बिठा रहे हैं। कैराना में कैसे उन्होंने नफरत फैलाई, उनको लाल टोपी ने सर पे बैठाया,
सहारनपुर में जो काटने की बात करते थे, टुकड़े टुकड़े करने की बात करते थे, आप उनको सर के ऊपर बिठा रहे हैं। कभी जिन्ना की बात करते, कभी पाकिस्तान की बात करते। आप तो ये नहीं कहते ना 2022 की हमारी तस्वीर क्या होगी, 2022 के आगे की तस्वीर क्या होगी। आपने तो जो हमको चलचित्र अपना दिखाया, छोटा सा हिस्सा जो दिखाया, उसमें तो यही दिख रहा है ना कि एक बार फिर से अगर गलती से भी अगर आप आ गए तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश माफिया वार्ड में पहुंच जाएगा, माफिया राज में पहुंच जाएगा। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी आदमी, कोई भी नवयुवक, कोई भी नौजवान, कोई भी किसान, कोई नहीं चाहता, कोई महिला नहीं चाहती, कोई बहन नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इस तरीके की सोच रखने वाले लोग आए। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से तस्वीर बहुत शानदार है। हमने सबके लिए काम किया, किसी चेहरे को अलग करके देखा नहीं है, जाति जमात के हिसाब से देखा नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिनके लिए काम हुआ है, जिनके लिए हमने तस्वीर बदली है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर हमको बदलनी है। 5 साल में पूरा काम नहीं कर पाए हम, तो 2.5 साल तो हमारा कोविड में बीत गया। तो हमें एक टर्म और शानदार चाहिए ताकि हम उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान के पहले दर्जे पर लेकर जा पाए। आज कारोबार करना आसान है, दूसरे नंबर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पे है उत्तर प्रदेश। आज अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर है, लेकिन हमको तो अपना उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर चाहिए। केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी पहले 2017 ठीक है, तो आपका यह है कहना कि सबका साथ सबका विश्वास का जिस मंत्र के साथ हम आगे बढ़े, जनता उस पर भरोसा करेगी। एसके मेहंदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका एसके मेहंदी जी। आप तक आवाज आ रही है मेरी? अभी उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आपका प्रदीप जी। जिस तरह से ये भरोसा जता रहे हैं आलोक जी यहाँ पर कि हमने बिना भेदभाव के, बिना जातिगत बंटवारे के, बिना धार्मिक या सांप्रदायिकता की बात किए बगैर हमने विकास हर दरवाजे तक पहुंचाया है, और उसका फायदा हमको निश्चित रूप से प्रथम चरण में मिल चुका और दूसरे चरण में भी, जितने चरणों में भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। आप इस बात से कितने सहमत हैं? और जिस तरह से दूसरे चरण में अब वोटिंग होने वाली है, उसको लेकर आपके पास मुख्य एजेंडे कौन से धारदार है? निश्चित तौर पर ये चुनाव प्रथम चुनाव से लेकर सातवें चुनाव तक जाति, धर्म, संप्रदाय से नहीं होने जा रहा है। ये चुनाव होने जा रहा है गंगा पे बहती नादों को देखते हुए। उनके ऊपर, हमारे पेजरों के ऊपर जो रामनानी चली हुई थी, उनको जो कुत्ते नोच रहे थे और जब सम्मान सत्कार उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उन पर लाठियां चला जा रही थी, FIR होने जा रही थी। इन पर चुनाव होने जा रहा है। 700 किसानों की शहादत पर चुनाव होने जा रहा है। निश्चित तौर पर गन्ना के समर्थन मूल्य पर चुनाव होने जा रहा है और 100 में से 68 युवा बेरोजगार है। चुनाव इस पर होने जा रहा है। कानून व्यवस्था के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन मिला था, लेकिन हो क्या रहा है? पहली सरकारों में अपराधी फरार होते थे, भागे करते थे। आज IPS फरार दिखाई पड़ते हैं। IPS अधिकारी फरार दिखते हैं और अपराधी टिकट मैच खेल रहे होते हैं, इनामी अपराधी। अपराधी जेलों में अपना पर्दे बनाते हैं और वीडियो वायरल करते हैं। ये सारी बातें जिन पर चुनाव होने जा रहा है, चुनाव होने जा रहा है युवाओं के रोजगार पर। आज जितनी भी 5 सालों में 12 स्कैम बांट के नाम पर, नौकरियों के नाम पर अब पूछना चाहते हैं। नर्सिंग भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, BEd भर्ती घोटाला, BPS भर्ती घोटाला, घोटालों की पहुंचा। उसके बावजूद भी कहते हैं मुख्यमंत्री जी, यहाँ तो नौकरियां तो बहुत है, प्रतिभावान नौजवान नहीं है। आज शिक्षा में, आज आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, आज वो उन सारे साथियों जिन्होंने आपसे रोजगार मांगा था और उन पर आपने लाठियां चलाई थी। चुनाव उस पर होने जा रहा है। निश्चित तौर पर हमें कहते हैं चुनाव बैठकर विकल्प की तरफ पड़ रहा है और आपके झूठ का पर्दाफाश होने जा रहा है। आपने कहा था सबका जिन तक जीते उसको देश की घटना मुक्त हो जाएगी, व्यापार अच्छा हो जाएगा। आज तक जहां से बैठकर हम बहस कर रहे हैं, वहां तक की सड़कें कितना लगा, तो यहाँ तक की सड़कें भी गड्ढा युक्त है। राजधानी में हम बैठे हैं और आप बता रहे हो गड्ढा मुक्त का वायदा किया था आपने कानून व्यवस्था ठीक करने का वादा किया था और आप सरकार बनाते ही जिस कैबिनेट में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, आधे दर्जन का अपराधी ज्यादा अपराधी बैठा दिए। आप बात करते हो आपका एक कार्यकाल है जहां पर जेलों में अपराधी पर्दे मना लेते नजर आते हैं। यह आपका एक कार्यकाल है जहाँ हाथरस जैसी घटनाएं होती है, जहाँ बुलंदशहर जैसी घटनाएं होती है। और जब कांग्रेस महिला सशक्तिकरण की बात करती है, 40% राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात करती है, नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण के कानून के तहत 40% की हिस्सेदारी की बात करती है, तो आपके पेट में दर्द होने लगता है। इसलिए दर्द होता है
जब हमारी माताएं पहले सशक्त होंगी, एक सशक्त उत्तर प्रदेश बनेगा, तो आप कुलदीप सेंगर को छिपाते हुए नजर नहीं आएंगे, उनका समर्थन करते हुए नजर नहीं आएंगे, आपको सवाल पूछे जाएंगे। साक्षी महाराज को समर्थन करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आपको सवाल पूछे जाएंगे। जिनमें आनंद को समर्थन करते हुए आप नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आपको सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों पे चुनाव होने जा रहा है, किसान की आत्मता पर चुनाव होने जा रहा है, उसकी सीटों पर गाड़ी कराने वाले मुंडे किराए राज्य मंत्री के अब यही तो देखिए कंफ्यूजन वाली परिस्थितियां होती हैं। अब यही तो देखिए कंफ्यूजन वाली परिस्थितियां होती हैं। इस प्रदेश के युवा नौजवान और महिलाओं को मिलकर तय कर लिया है कि ये प्रदेश वैकल्पिक राजनीति। ठीक है, मैं इसका उत्तर यहाँ पर अरविंद जी से एक बार लेता हूँ। अरविंद जी, ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। प्रदीप जी, आपके पास आता हूँ। अरविंद जी, जिस तरह से दोनों का पक्ष आपने सुन लिया, दोनों ने सबसे पहले इस बात का पुरजोर विरोध तो किया कि नहीं, हम धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति से कोई हमारा संबंध नहीं है, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, राजनीतिक समीकरण हमारे दुरुस्त हैं, हम विकास की परिपाटी पर काम करने वाले हैं। लेकिन उन बयानों से, उन संकेतों से दोनों ने परहेज भी नहीं किया गिनाने से, जो कि लगातार पार्टियां गिनाती हुई आई हैं। बीजेपी लगातार बार बार गिना रही कि मुख्तार अंसारी को किस तरह से पंजाब में संरक्षण दिया गया, कांग्रेस के ऊपर हमला है। कांग्रेस बार बार, अब देखिए साक्षी महाराज का नाम भी लिया गया, इशारा भी कर दिया, लेकिन एक तरफ यह भी बोल दिया कि नहीं, इसकी बात नहीं होगी। और जिन 55 सीटों पर मतदान होना है उसमें निश्चित रूप से मुस्लिम फैक्टर काम करेगा, एम फैक्टर काम करेगा। तो इसमें आपको क्या लगता है कि किस तरह की तस्वीर अब निकलकर सामने आ सकती है? आलोक जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जो रुहेलखंड का इलाका है, यह जो है उत्तर प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है और गंगा की उपत्यका में बसा हुआ है। यह काफी समृद्ध इलाका है और राजनीतिक तौर पे बहुत ही जागरूक इलाका भी माना जाता है। और महत्वपूर्ण बात यह कि जो 9 जिले हैं, इनमें अधिकांश जिलों में जो है लगभग 50% से ऊपर है। यानी स्वाभाविक रूप से जो है उनका निर्णय जो होगा वह राजनीतिक जो वहाँ की स्थिति है उसको प्रभावित करेगा। अब देखिए, इस क्षेत्र में तकरीबन जो है 8 सीटें ऐसी है जो आरक्षित है, और आरक्षित सीटों पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपना 2017 में भी देखा आपने कि जो 86 थी उसको 70 पे काबिज रही। यहाँ पर भी 7 सीटें उसके हिस्से में गई और जो है 1 सीटें सपा के हिस्से में गई। आपने बताया भी कि यहाँ पे जो 38 सीटें हैं भाजपा जीतने में कामयाब रही, 15 सीटें सपा जीती, 2 कांग्रेस जीती। अब ये सवाल उठता है कि 2017 से 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या परिवर्तन हुआ है। देखिए, यहाँ राजनीतिक समीकरणों में कुछ अंतर आया है। अब जैसे केशव देव मौर्य है, वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। माना जाता है कि जो बरेली है, बदायूं है, शाहजहांपुर है या मुरादाबाद है, वहाँ पे काफी उनका असर देखा गया। और 2017 में 71 विधानसभा चुनाव पर लड़े, हालांकि बहुत उनका जोर नहीं चला, लेकिन 4 विधानसभा सीटों पर तकरीबन 10,000 से अधिक वोट पाने में कामयाब रहे। अगर ये समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ता है तो निसंदेह जो उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। अब ये सवाल उठता है मुस्लिम मतों के बंटवारा का। जैसा आपने बताया कि ओवैसी की पार्टी भी लड़ रही है, तो ओवैसी की पार्टी को कोई अंडर नहीं रख सकता है। कारण यह है कि आपने देखा कि 2017 में भी जो है उन्होंने 38 उम्मीदवार अपने पूरे ईपी में उतारे थे। अधिकांश उम्मीदवार इसी इलाके से थे और 13 ये जो सीटें थी ओवैसी उस पर जो है 4थे नंबर पर रहे। अब मजेदार बात की संभल में तो 3रे नंबर पर रहे और मुरादाबाद की काट सीट जो है ओवैसी उम्मीदवार के नाते जो है आपने देखा कि समाजवादी पार्टी हार गई। तो ये मान के चलना, और एक तथ्यात्मक बात यह भी है कि अगर आरएलडी जो है यहाँ पर इसका बहुत असर नहीं है। 277 विधानसभा चुनाव पर लड़ के 15 लाख वोट पाई और ओवैसी जो है 38 विधानसभा में लड़ करके 15 लाख वोट पाए। तो समझा जा सकता है कि इस इलाके में ओवैसी का कितना बड़ा असर। तो यह मान के चलिए कि जिस तरह से उन्होंने सीए, एनआरसी, लव जिहाद को लेकर के उन्होंने जो है मुखालफत की, तो एक जो मुसलमानों का एक सेक्शन हो जो विशेष रूप से माना जा रहा है कि हुआ है, वो उनके साथ जा सकता है। अगर कहीं ऐसा हुआ और देखा भी जाए कि बसपा भी जो है काफी मुस्लिम मतदाताओं उम्मीदवारों को उतारी है, तो मुस्लिम मतों का अगर बंटवारा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को 2017 के मुकाबले इस इलाके में उतनी बढ़त मिलती नहीं दिखेगी जितना कि मिला था। कारण यह कि कांग्रेस भी यहाँ, जैसे मुरादाबाद में आपने देखा कि प्रियंका जी का जो है रोड शो हुआ, चाहे और जो महत्वपूर्ण इलाके हैं उन्होंने दौरा किया, तो कांग्रेस भी यहाँ पर जो है मजबूती से काम करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब बहुत ही कड़ा संघर्ष है। देखना जरा दिलचस्प होगा कि यह जो है 10 मार्च को क्या स्थिति बनती है। आलोक जी, अब आप इनकी बात से कितने सहमत हैं? क्योंकि जिस तरह से आप थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि नहीं, वहां पर अनुमान कुछ और निकलेंगे, और ठीक है, अनुमान दूसरे आ सकते हैं क्योंकि चुनाव है, मतदाता के मन में क्या है ये नहीं, अभी हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता है, वो तो ईवीएम की बटन दबाने के बाद ही साबित होगा। लेकिन जिस तरह से एक बड़ा आरोप विपक्ष के द्वारा आपके ऊपर यह लगाया जा रहा है कि आपने किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को मौका नहीं दिया, सिर्फ एक सीट है
जिसमें आपने अवसर दिया है स्वार सीट से, और वो भी आपके झंडे से नहीं, वो भी अपना दल की तरफ से। तो क्या ये एक बड़ा एजेंडा बन सकता है या आप इसमें भी बिल्कुल पूरी तरह से निश्चिंत है? आलोक भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति और जमात की चिंता नहीं करती। हम टिकट वितरण में इस बात की चिंता नहीं करते, हम ये चिंता जरूर करते हैं कि सबका साथ हमको मिलना चाहिए, सबकी बात आनी चाहिए, जो वहां से जीत सकता है। और उसमें पहला समीकरण ये नहीं देखा जाता कि जात के हिसाब से, जमात के हिसाब से मामला बनेगा कि नहीं बनेगा। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम जीत करके आए, इसमें कहीं कोई शक नहीं, क्योंकि जीत के आएंगे तब सत्ता में आएंगे तो जो जिस तरीके की तस्वीर हम बदल सकते हैं वो हम बदलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जिन पहले दौर में जो इलेक्शन हुआ, दूसरे दौर में इलेक्शन हुआ या 7 चरणों में जो इलेक्शन हुआ, वहां हो सकता है बहुत सारे लोग जाति जमात के हिसाब से समीकरण की तुलना करें, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी लकीर खींची है वो काम के हिसाब से खींची है। लगातार हम विकास की बातें करते रहे, पहली सरकार है 5 साल में उत्तर प्रदेश में, इसने हर साल अपना काम गिनाया है। 1 साल 100 साल आपको याद होगा 19 मार्च 2017 को योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और जब पहला 100 दिन बीता उनका तो मीडिया के सामने आए और उन्होंने 100 दिन में क्या काम किया सामने रख दिया। उसके बाद 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, और जब 5 साल पूरा हुआ तो पूरा रिपोर्ट कार्ड रख दिया कि पहले के 10 सालों में काम क्या हुआ और हमारे 5 सालों में काम क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से समझते हैं, और देख भी लीजिए ना, जो भी नतीजा निकल के आया, इससे पहले के जो भी नतीजे निकल के आए, जो भी समीकरण लोगों ने बैठाने की कोशिश की, 2017 रख लीजिए, कांग्रेस उस समय खास सभाएं कर रही थी, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। अखिलेश यादव काम बोलता है ये भी कह रहे थे, और जब दोनों साथ में चले आए तो कितनी सीटें उनको मिली? कुल मिला के 54 सीटें, 403 में से दोनों पार्टियों को 54 सीटें। 2019 में उन्होंने नया समीकरण बनाया, नया समीकरण बसपा और समाजवादी पार्टी का बना। 80 सीटों में दोनों पार्टियों को कुल मिला के 15 सीटें मिली। 10 सीटें मायावती जी को, 5 सीटें जो घर भर के जो लोग थे, 5 लोग, उन्हीं को सीटें मिली संसदीय इलेक्शन में। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। 2014 के बाद जिस तरीके से हमने लगातार उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए काम किया, हमने किसानों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, चिकित्सा के लिए जिस तरीके से बेहतर हालात हमने उत्तर प्रदेश में पैदा किए, और सबसे बड़ी चीज कानून व्यवस्था के लिए जिस तरीके से काम हुआ। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले माफियाओं की शरण ली जाती थी, माफिया छोटे गुंडों को संरक्षण देते थे, वो माफिया वो गुंडे करते थे, वो कारोबार पे कहीं ना कहीं सिर्फ डालते थे ना। पूर्वांचल में आप चले जाते हैं समय पहले, अगर वहां आपको कोई उद्योग धंधा खड़ा करना होता या कोई काम करना होता, वहां विकास के लिए सड़क बनवानी होती, तब भी आपको किसी ठेकेदार को वहां एक परसेंटेज, एक फिक्स हिस्सा था, वो माफिया के पास पहुंचाना होता था, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे कोई दूसरा हिस्सा हो, बहुत सारे दूसरे नाम है। लेकिन योगी जी की सरकार में ये चीज बंद हुई, ये काम खत्म हुआ। हालात ऐसे हुए कि मुख्तार अंसारी को पंजाब जाना पड़ा, और पंजाब जाने के बाद जब उत्तर प्रदेश लाने की बारी हुई तो अदालतों में कहते रहे हो कि मुझको उत्तर प्रदेश मत भेजिए। अतीक अहमद तो आज भी उत्तर प्रदेश नहीं आ पाया। ऐसे बहुत सारे माफिया हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को छोड़ करके बाहर चले गए, या तो अपनी जमानत निरस्त करा के जेल में चले गए। जो काम समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, आपको गांधी प्रजापति याद है क्या करते थे वो? किस तरीके से बुंदेलखंड से जो है बालू का दोहन होता था, और जो पैसा वहां से रिश्ता था वो पैसा कहाँ पैसा में जाता था, क्या आपको मालूम नहीं? किस तरीके से सत्ता सदन में व्याभिचार होता था, भ्रष्टाचार होता था, क्राइम और करप्शन दोनों होता था, और खुलेआम होता था, सत्ता संरक्षण था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सत्ता संरक्षण नहीं मिलता। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% भ्रष्टाचार खत्म हो गया, 100% क्राइम खत्म हो गया, लेकिन सत्ता संरक्षण नहीं है। हमारा कोई नेता आप भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है जो तस्वीर नई उभर के आई है, जिसकी वजह से कारोबार उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे पायदान पर खड़े हुए हैं, तो क्यों खड़े हुए? इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि हमने माफिया को उत्तर प्रदेश से भगा दिया, हमने कारोबार को करने में यहाँ सहूलियत पैदा की, सहूलियत दी। जो बहुत सारे लाल फीताशाही के चक्कर में बहुत सारी फाइलें रुकी रहती थी, वो हमने सिंगल विंडो लगा करके हमने उसका रास्ता बनाया। इसलिए कारोबारी आए, और जब कारोबारी आए तो लोगों को रोजगार भी मिला। तो मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर हमने लगातार बदली है, उस वजह से लोग हमारे साथ खड़े हैं, और वो किसी भी दौर में 7 क्षणों में इलेक्शन हो रहा है, किसी भी दौर में कहीं पर भी आप जाइए, आप चाहें। प्रदीप जी कितने सहमत हैं आप? जात जमात के हिसाब से, लेकिन लोग हमारे साथ खड़े रहे। प्रदीप जी कितने सहमत हैं आप?
निश्चित तौर पर आज भी माफियाओं की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नाम नहीं बता पा रहे थे। ये नाम बताना चाहिए था कि वहाँ पूर्वांचल में व्यापार नहीं, ठेका नहीं, कुछ भी ब्रिगेड को बगैर पैसा दिए आगे कदम नहीं बढ़ सकते। बताना चाहिए धनंजय सिंह जो सरकारी संरक्षण प्राप्त है उसको बगैर पैसा दिए, गुंडे को बगैर पैसा दिए आप कोई काम नहीं कर सकते। बात बताने के काम भूल जाते हैं। आपको बात को बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए जेलों से आज भी गुंडे बर्थडे मनाते हैं, ये वीडियो वायरल करते हैं। आपको बताना चाहिए कुलदीप सिन्हा जैसा बलात्कारी अपराधी बलात्कार करने के बाद ठीक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संरक्षण लेता रहता है और उतना नहीं उसके पिता को बुलाकर उसकी हत्या कर जाती है जब पूरा प्रदेश होता है उसके खिलाफ एफआईआर होती है। बताना चाहिए ऊंचाहार में ब्राह्मण परिवार पूरा का पूरा परिवार जला से मार दिया जाता है। बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री आवास में जितनी ज्यादा इस कार्यकाल में आग करने की कोशिश हुई केवल एफआईआर कराने के लिए उतनी किसी सरकार में नहीं हुई, तो बताना चाहिए। और विकास के मुद्दे पर चर्चा जरूर करनी चाहिए। आज शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में नीति आयोग बताता है कि उत्तर प्रदेश सबसे पिछले पायदान से बड़ा है। और जब शैक्षिक कैलेंडर की बात करते हैं, आप जब रोजगार की बात करते हैं, तो हमने इससे पहले भी बताया कि सारी बात घोटालों की भेंट करके इस पर बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए कि 72 रुपए का कड़वा तेल 250 रुपए में इन्हीं की सरकार में बेचा जा सकता है, किसी और की सरकार में नहीं बेचा जा सकता है। इनको बताना चाहिए कि 100 रुपए का पेट्रोल हम छाती खोल कर देते हैं और जो है आपको इसके बावजूद ये मत देना होगा, ये बात हम कहते हैं। आपको बताना चाहिए कि किसानों के कर जीएसटी लगाएंगे, हम किसानों को देशद्रोही बताएंगे, हम किसानों को अराजक बताएंगे, हम किसानों को आतंकवादी बताएंगे। और अभी गुंडे राज्य मंत्री के बेटे की जमानत में जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं ना, जो लगाए हैं उसमें किसानों को आतंकवादी कहा है आपने। वो किसान आज भी जेल में है और गुंडे राज मंत्री के बेटे की सारा दिमाग कमाल करा दी जाती है। ये काफी पब्लिक डोमेन में है, समाचार पत्रों में छपता अब करेक्शन डाला गया। तो हम ये कहते हैं कि राजनीतिक संरक्षण अगर अपराधियों को वाकई संस्थागत तरीके से सरकार मिलता है तो योगी जी की सरकार में मिला है। और हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने ही ऊपर लगाए गए आपराधिक मुकदमे के 302 जैसे अपराध है, जैसे अपराध है, उनको वापस लेने की सिफारिश अगर किसी मुख्यमंत्री ने की है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। पूरे देश में गंगे में नदियों में लाते पाते कभी किसी ने प्रदेश में देखा है तो उत्तर प्रदेश में देखा है। ये सारी बातें उत्तर प्रदेश का नागरिक देख रहा है, महसूस कर रहा है। एक दिन महसूस करने के साथ साथ मतदान अवसर पर जा रहा है, वो तय कर चुका है कि हम एक वैकल्पिक की राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसे राजनीतिक दल का समर्थन करेगा, कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेगा, क्योंकि 5 साल हमने इस अहंकारी सरकार को आईना दिखाया है। हम कोरोना पीड़ितों के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनकी मदद के लिए लेकिन आपका जब आप किसानों के बंदे पे उनके समर्थन में जाती है। आलोक जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आलोक जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रदीप जी आलोक जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप जी सुन लीजिए वो कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं। अरे प्रदीप भाई आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि बेरी एनर्जी अगर आप कहीं जमीन पे लगा देते तो पार्टी शायद 32 साल से उसका जो सूखा है वो दूर हो जाता। पूरी एनर्जी पे आप लगा दे रहे हैं। बताना चाहिए ना बताना चाहिए, सारे आप नाम बताने को तैयार है। उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है, उत्तर प्रदेश की तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बदली है। आप कुछ पूछना चाहें तो वो भी हम आपको बता दें। आज से राहुल गांधी जी का अमेठी से पूछते यहाँ से चक्कर बने। प्रियंका गांधी जी का इलेक्शन खत्म हो गई मार्च को, प्रियंका गांधी जी भी दोबारा नजर नहीं आएंगे। आप कहाँ पूछे जाएंगे जरा बता दीजिए। आपकी जो पोस्टर क्या पोस्टर प्रियंका गांधी जी ने उनके ऊपर पोस्टर लॉन्च किया था, भारतीय जनता पार्टी में चली आई। बाजार है, आप किस तरीके से ब्राह्मण विरोधी है, आप किस तरीके से दलित विरोधी है, वहां बात करते कि वही इलाका है जहां पर दलित नौजवान शादी के लिए आप घोड़ी पे चढ़ रहा होता, बादशाही गुड्डे के घर के सामने से निकलता तो आप पटक के मारते हो, घर चला देते हो। लेकिन प्रदीप जी लेकिन जब आप जनता के बीच में जाएंगे, प्रदीप जी सुनिए तो एक बहुत जरूरी बात है कि जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से थोड़े नहीं है ना। आपको समाजवादी पार्टी से भी लड़ना है, आपको बसपा से भी लड़ना है, AIMIM से भी लड़ना है, तो उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ आपको बोलना पड़ेगा ना उनको।
ये बात सवाल इस बात का है, सरकार जिसकी होगी, जिस सरकार ने अराजकता की है, जिस सरकार ने दलितों का दोहन किया है, जिस सरकार ने किसानों को अराजक बताया है, आतंकवादी बताया है, देशद्रोही बताया है, तो सवाल तो उनसे दिखाएंगे ना, और सवाल पूछने पे इलाकी चलाने लगते हैं, सवाल पूछने पर देते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी भी तो विकल्प के तौर पर है ना, तो कुछ ना कुछ तो आपको बताना पड़ेगा ना जनता को कि उनसे बेहतर आप कैसे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, ये आवाज को दबा देना चाहते हैं, तो सवाल सबसे किताबों खड़ी होती है, इसलिए सवाल पूछ रहा है। अरे लेकिन मान लीजिए बीजेपी के बारे में तो आपने समझा दिया जनता को कि ठीक है इनके पास ये कमियां थी, लेकिन आपको ये भी तो समझाना पड़ेगा ना कि नहीं, समाजवादी पार्टी से बेहतर विकल्प आप कैसे हैं। ना प्रदेश देख रहा है कि पूरे 5 वर्ष इस अराजक और अहंकारी सरकार को किसी ने आईना दिखाया है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिपाहियों ने दिखाया है, हमारे सभी अध्यक्ष अजय कुमार की दलों ने दिखाया है, और हमारे नेता प्रियंका गांधी ने दिखाया है। तो निश्चित तौर पर हमें कहते हैं कि इस्लाम हर संस्था को छोड़कर इस बार वोट पड़ेगा रोजगार पर, इस बार वोट पड़ेगा महंगाई पर, इस बार वोट पड़ेगा किसान की असुविधा पर, उनके स्वाभिमान पर। इन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है, और चुनाव एक परिणाम ऐतिहासिक होगा, वैकल्पिक। ठीक है अरविंद जी, इसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। तो अरविंद जी एक लाइन की जवाब दे दूं मैं। हाँ। प्रदीप भाई इतना लंबा भाषण देते हैं, बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, बड़ी मुश्किल आ जाती है। प्रियंका गांधी जी की बड़ी रसवाई करा दी इन्होंने, इसी तरीके के 3-4 लोगों को ले आए मंच पे, वो पोस्टर कल बना दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। नतीजा क्या निकला, उनमें से 3 लड़कियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गई। अरे जरा देखिए ना आपके समय में क्या होता था, क्या होता है। कांग्रेस कितनी गंभीर है चुनाव लड़ने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। अरे जरा हकीकत का आईना देखिए साहब, लंबे बातें करके आप उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते। ये 21वीं सदी का उत्तर प्रदेश है, छोटी बातों से कोई प्रभाव पड़ने वाला, कोई असर पड़ने वाला। ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस आता हूँ, एक सेकंड मैं आप दोनों के पास वापस आता हूं। अरविंद जी हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए। अरविंद जी, जिस तरह से दोनों का पक्ष आप सुन रहे होंगे, तो आरोप प्रत्यारोप के बीच में बहुत ही ज्यादा एक विलयन जैसा तैयार हो गया है, मुद्दों का कुछ ऐसा विलयन कि जिसमें महंगाई की बात भी हो रही है, बात यहां पर सुशासन की बात भी हो रही है, बात यहां पर कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम के फेल्योर की भी हो रही है, लेकिन हर कोई अवॉइड जरूर कर रहा है कि नहीं हम मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, दलित की बात नहीं करेंगे, जाति की बात नहीं करेंगे, लेकिन हर किसी ने अपने प्रत्याशियों को चुनते वक्त इस समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है। तो क्या इस मुद्दे को, जो कि MY फैक्टर के नाम से जाना जाता है, दलित फैक्टर के नाम से जाना जाता है, इनको जो तमाम आर्थिक मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई से जुड़े हुए हों, चाहे वो सड़क से जुड़े हुए हों, जल से जुड़े हुए हों, जीवन जुड़े हुए, इनको अलग किया जा पाएगा क्या इन 55 सीटों में? देखिए, इसको हम लोग 2-3 संदर्भों में आकलन कर सकते हैं। बिल्कुल जो है, देखिए राजनीति में सिद्धांत में और व्यवहार में अंतर होता है। जमीन पे जो लड़ाई लड़ी जाती है उसके जो है हथियार अलग होते हैं, और दीवारी जमा खर्ची के हथियार अलग होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए ये इलाका जो है बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता बहुत अधिक है, तो निर्णायक भूमिका में यह काफी कुछ इस पर निर्भर करेगा। तो गोलबंद होते हैं, उन्हें भी खड़ा होता है। देखिए पूरे प्रदेश में 24 जो है मुस्लिम विधायक चुन करके आए थे, जिसमें 10 विधायक अकेले इसी क्षेत्र के हैं, और वो सभी समाजवादी पार्टी के हैं। तो मान के चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है या मुस्लिम जो राजनीति है, उस सियासत का जो वजूद है, उसको इस इलाके के मुसलमान ध्यान में रखते हैं, हमेशा से शुरू से आप देख सकते हैं। तो यह काफी कुछ निर्भर करेगा कि उनकी गोलबंदी जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में होती है, या जो है कांग्रेस को और बसपा को या AIM के साथ भी खड़े होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात की, आप 2017 के विधानसभा चुनाव में देखेंगे तो इस इलाके में जो कुर्मी जो कुशवाहा है, शाक्य है, सैनी है, मौर्य है, बहुत अधिक है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जम करके आए थे। लेकिन इस बार चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी हटे हैं, और माना जाता है कि कुछ इलाकों में उनका अपना प्रभाव है, वो कितना प्रभाव छोड़ते हैं और समाजवादी पार्टी को उसका कितना फायदा होता है, यह भी महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की, इस इलाके में जो आप देखेंगे कि बसपा को काफी नुकसान हुआ था, यानी जो गैर जाटव वोट है उसका 80% जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गया था। इस बार वो क्या करता है, अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात की, महिलाएं जो इस इलाके के लगभग जो है 40% भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई थी। अगर उनका जो चुनाव इस बार भी उसी तरह हुआ
जैसा कि कहा जा रहा है कि जो सरकार की योजनाओं के तहत जो उन्हें मुफ्त राशन मिला है या गैस कनेक्शन मिला है या जो किसान सम्मान निधि मिला है, जिससे एक जो बेनिफिशियरी क्लास खड़ा हुआ है, तो अगर वह जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पीछे गोलबंद हुआ तो लड़ाई कम करके होगी। महत्वपूर्ण बात यह भी की सुरक्षा इस इलाका में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, दंगे भी काफी इस इलाके में उतरे हैं। तो इस स्थिति में जो है वहाँ का जो गैर जाटो है, जहाँ मुस्लिम बहुत क्षेत्र है, वो अपने को पहले असुरक्षित महसूस करता था, आज की तारीख में अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गया तो निसंदेह तो इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। आलोक जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर आलोक जी, जिस तरह से इन्होंने एक बहुत अच्छा एक विश्लेषण पेश किया और इन्होंने बताया कि अगर ये फैक्टर काम करते हैं, जिस तरह से विकास के पैमाने हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपकी पार्टी के पास ऐसे 3 से 4 मुख्य फैक्टर क्या हैं जिनमें मुस्लिम मतदाता भी निश्चित रूप से आपकी पार्टी की तरफ आकर्षित हो सकता है, विकल्प के रूप में आपको चुन सकता है? हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए जो काम किया, 3 तलाक का मुद्दा था, वो किसी खास उसके लिए तो सबसे ज्यादा प्रभावित निश्चित रूप से एक ही तबका था जिनकी महिलाएं प्रभावित होती थी। हमने उनके लिए काम किया और जो सबसे बड़ी चीज है, हमने चाहे मकान दिया हो, चाहे खाद्यान्न पहुंचाया हो, चाहे खाते में पैसा भेजने का काम किया हो, जिन गांव में हमने बिजली पहुंचाई वो ये देख करके नहीं पहुंचाई कि वो हिंदू गांव है कि मुस्लिम गांव है। जो मकान हमने बनवाए, हमने ये देख करके मकान नहीं बनवाए कि हिंदू का मकान है कि मुस्लिम का मकान है। हम पैसे भेजते थे किसी के खाते में 6,000 रुपए हर साल, तो हमने ये देख करके नहीं भेजा कि वो हिंदू का खाता है कि मुस्लिम का खाता है। कोविड पीरियड में जो हमने काम किया, जिस तरीके से हमने मदद पहुंचाई, जिस तरीके से घर घर हम गए, लोगों के साथ काम किया, जिस तरीके का सिस्टम दूसरे इलाकों में था, उत्तर प्रदेश कहीं बेहतर कंडीशन में था। तो मुझे लगता है कि हमने कभी ये देख करके काम नहीं किया कि हिंदू है मुस्लिम है, इस जाति का है उस जाति का नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास और सबके प्रयास से हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली। तो हमने तस्वीर बदलने की कोशिश की है, उत्तर प्रदेश को एक नए पायदान पर लेकर के जाने की कोशिश की है, प्रयास किया है और वो तस्वीर बदली है, आंकड़ों में तस्वीर बदली है। कारोबार करना आज उत्तर प्रदेश में आसान है, पहले कभी नहीं रहा। पहले क्यों नहीं रहा? पहले भी ये चीज हो सकती, 2017 से पहले भी कारोबारियों को यहाँ सहूलियत मिल सकती थी, लेकिन आज हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे पायदान पर हैं, महाराष्ट्र के बाद, आंध्र प्रदेश के बाद, माफ करें, अर्थव्यवस्था में हम दूसरे नंबर पर हैं महाराष्ट्र के बाद। क्यों बेहतर हुए? क्योंकि हमने छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया, उनको जिस तरीके की जरूरत थी उस तरीके की जरूरत हमने पूरी की। खेती जो बड़ी फैक्ट्रियां थी उनको उत्तर प्रदेश में आकर के हमने मौका दिया कि वो यहाँ पर कारोबार कर सकते हैं। उनको किसी गुंडे से, किसी माफिया से दहशत खाने की जरूरत नहीं है। किसी लाल सीताशाही में झगड़े जखन पैदा होती थी 2017 के पहले, तो 2017 के बाद नहीं हुई। इसलिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। तो मुझे लगता है कोई भी जाति, किसी भी जाति का आदमी, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। जो और 2014 से लगातार आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमारी बुलंद जीत होती रही है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा 2017 में हमारी शानदार जीत थी, 54 सीटें केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिली थी। बसपा के साथ समाजवादी पार्टी का 2019 से गठबंधन हुआ था, हमारी शानदार जीत थी। लेकिन आलोक जी, जिस तरह से अखिलेश यादव बार बार अब ये बोल रहे हैं प्रथम चरण को लेकर, आलोक जी, जिस तरह से अखिलेश यादव बार बार उत्साहित होकर अब तमाम रैलियों में ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि प्रथम चरण में जनता ने अपना मन बना लिया है, जनता ने स्पष्ट कर दिया है, जनता ने हमको चुन लिया है, तो वो फिर किस चीज से इतने ज्यादा फिर उत्साहित हो रहे हैं? उनको सपने आते हैं तो मैं क्या करूँ, सपने विवाद स्वप्न देखना उनका हक है, देखते रहे। तो कई बार देख चुके हैं, 2017 में किसी तरीके के सपने वो देखते थे, दिन रात आते थे, 24 घंटे उनको सपने आते थे। 2019 में भी इसी तरीके के शानदार सपने आए थे उनको। अभी जब पंचायत चुनाव था तब भी इसी तरीके के सपने उनको आते थे, 2022 से भी सपने आ रहे हैं। तो सपने देखने से किसी को रोका नहीं जा सकता। ख्वाब ही आए होंगे ना, उनको लग रहा है कि उनकी जीत है, अभी तो नतीजे में निकल के नहीं आए। और उससे पहले उस एरिया में जो है अधिकतर सीटें तो हम ही जीतते थे, 53 सीटें तो हम ही जीते थे। तो मुझे लगता है कि युवा स्वप्न देखने से किसी को रोका नहीं जा सकता। समाज तक इंतजार करें सब, अभी सबको दिखाई पड़ेगा। जैसे 2017 का नतीजा आया था, 2019 का नतीजा आया था, पंचायत चुनाव का नतीजा आया था, 2022 में 22 मार्च में जब नतीजा आएगा तो जैसा मैंने कहा कई दिल टूट जाएंगे। जो लोग दावा कर रहे हैं ना, कई लोगों को तो रास्ता नहीं मिलेगा यहाँ से, कोई उत्तर प्रदेश की राजनीति छोड़ देंगे, सियासत छोड़ देंगे। प्रियंका गांधी जी पता नहीं क्या बोल रही है, आजकल मैं सुन रहा हूँ टीवी पे। तो मुझे लग रहा है जैसे राहुल गांधी जी 2019 के बाद लापता हो गए, उसी तरीके से 2022 के बाद प्रियंका गांधी जी भी लापता हो जाएंगे, दिखाई नहीं पड़ेंगी। ठीक है, प्रदीप जी बड़े अकेले हो जाएंगे, वो केवल टीवी मंचों। इसका जवाब हम प्रदीप जी से लेंगे, लेकिन अब हमारे साथ एसके मेहंदी भी जुड़ गए हैं, प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका एसके मेहंदी जी प्राइम न्यूज पर।
लगातार बीजेपी की तरफ से जिस तरह से दावा पेश किया गया और ये बताया जा रहा है कि जो भी चरण हुआ, प्रथम चरण को लेकर देखिए अखिलेश जी बार बार दावा कर रहे हैं कि नहीं, हमने पूरा तरह से अपने पक्ष में पूरा चुनाव कर लिया है, प्रथम चरण में हमने विजय हासिल की है, जनता ने अपना पक्ष वहां पर सुना दिया है। दूसरे चरण में भी लगातार उत्साहित हैं, लेकिन बीजेपी का दावा यह है कि इस बार जाति धर्म से अलग वोटिंग होने वाली है। जो भी मतदाता जाएगा वो निश्चित रूप से हमारे कामों को देखकर हमें ही विकल्प के रूप में चुनेगा। कितना दम है इनके दावे में? देखिए आलोक जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आपका ये। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जनता उत्तर प्रदेश की जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर ये मन बना चुकी है कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे। उसने पूरी तरीके से मन बना लिया है और प्रथम चक्र की जो मतदान हुआ है उसमें यह स्पष्ट हो गया है कि लोगों ने जात पात, शमशान, कब्रिस्तान, ईद, बकरीद के नाम पे जो काट की हांडी चढ़ाया करते थे, उस काट की हांडी में अब दम नहीं है और जनता मुद्दों पर वोट देना चाहती है कि हमारे फसल का भुगतान कब होगा, गन्ने का भुगतान कब होगा, हमारी फसल कैसे दुगना मुनाफे के होगी, हमको रोजगार कैसे मिलेगा, हमारा जो अधिकार क्षेत्र है उससे हमको वंचित कैसे नहीं किया जाएगा। और आम जनता बेहतरी की तरफ देखकर समाजवादी पार्टी के गठबंधन को बड़े पैमाने पर जिताने का काम कर रही है और निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी होने की हैसियत से इस बात को मैं आपको पहुंचा रहा हूं आप तक कि जब परिणाम आएगा 10 तारीख को तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी का तंबू पहले 1-1.5 घंटे के अंदर उखड़ के किनारे हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी तो पिछली बार 14 साल की आई थी, अब की बार 28 साल पर आएगी। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता धर्म जात संप्रदाय से उब चुकी है, ये विकास चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके से संगठित अपराध हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसके खिलाफ जनता ने मन बनाया है, वोट दे रही है। और ये योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी से, पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा होता है, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा होता है, उप मुख्यमंत्री जी का मुकदमा वापस लेते हैं और मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री मुकदमा वापस लेते हैं। भारतीय जनता लेकिन इसमें पार्टी का पक्ष यही निकलकर सामने आया जब ये वाला प्रश्न। सुन लीजिए मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में अपराध फला फूला है, जब बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। अब ये दो ठीक है, अब ये दो अलग अलग हो गए विषय। मैं जो आपने पहली बात बोली कि मुख्यमंत्रियों के ऊपर केस हुआ, पार्टी से जब इस तरह के प्रश्न पूछे गए तो पार्टी का इसमें स्टैंड यही है कि जब हम सत्ता में नहीं थे तो वैमनस्यता के चलते जो सत्ताधारी दल था उन्होंने हमारे पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए थे। ये पार्टी का स्टैंड है लगातार। देखिए पार्टी का स्टैंड ये है, पार्टी तो अपना बचाव कर, अरे भाई पार्टी वही पार्टी है जो जब लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदा जाता है, किसानों के ऊपर जानलेवा हमला होता है और सरकार में बैठे हुए लोग इस चीज को इग्नोर करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस उनको टेलीफोन करके बुलाने का काम करती है कि आइए जरा सा 5 मिनट 10 मिनट आ जाइएगा। इस तरीके का वातावरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोगों ने फैलाया है। एक उनका ये बयान है और उस बयान को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये उनका भारतीय जनता पार्टी के लोग तो झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये कितना शानदार कितना बढ़िया झूठ बोलते हैं। मैं इनके झूठ में आपको ले जाना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, किसान की फसल का दुगना दाम मिलेगा और 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन एक भी कसौटी पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं उतरी। परिणाम ये है कि उत्तर प्रदेश लगातार बदहाली की तरफ गया, भ्रष्टाचार की तरफ गया, अपराध की तरफ गया। उत्तर प्रदेश की जनता अपराध और भ्रष्टाचार को हटाना चाहती है। जैसे जैसे चुनाव का क्रम आगे बढ़ेगा, चरण आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारतीय जनता आलोक जी आपको यहाँ पर जवाब देना चाहते हैं। सरकार को समाप्त करने का काम जनता करेगी। ठीक है, आलोक जी आपको यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत आलोक जी बहुत गौर से समाजवादी पार्टी के साथी को बहुत गौर से सुन रहा था, कह रहे थे जन सैलाब आएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के जन सैलाब आएगा।
जैसे 2017 में आया था, 2019 में आया था, वैसा ही जनसैलाब आएगा 2022 का 10,00,000 इंतजार कर लीजिए। दूसरी बात, आपने रोजगार की बात की, बहुत अहम बात की, रोजगार की बात की, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। रोजगार हमने 70 लाख 2016 में हमने 2017 के इलेक्शन के लिए हमने जो है मैनिफेस्टो जारी किया था, जो संकल्प हमने जारी किया था, उसमें 70 लाख रोजगार की बात की थी। हमने पिछले 5 सालों में सरकारी तौर पे सरकारी नौकरियां 5 लाख दी। वो आपको जानना चाहिए ताकि आप इस तरीके की छोटी सच्ची बात कहते हैं ना, वो ना कहें। 5 लाख नौकरियां हमने अपने पिछले 5 सालों में दी। जरा आप भी जान लीजिए कि आपने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के 5 साल के शासनकाल में 2 लाख सरकारी नौकरियां मिली, और उससे पहले जो सरकार थी पार्टी, उसने 91,000 नौकरियां मिली। 5 लाख सरकारी नौकरी हमने भी कुल मिला के 3 लाख सरकारी नौकरियां जो है उससे 10 साल पीछे मिली। दूसरी चीज, हमने एमएसएमई सेक्टर में काम किया। क्या किया? 2.13 लाख करोड़ का हमने लोन दिया, 70 लाख इकाइयों को हमने मदद की, उससे कारोबार पैदा हुआ 1,80,00,000। 1,80,00,000 रोजगार छोटी फैक्ट्रियां लगी, छोटी इकाइयां लगी, उसमें थी। ओडीओपी में हमने काम किया। ओडीओपी की हमारी सरकार की योजना थी, 25 लाख लोगों को रोजगार मिला। स्टार्टअप जो हमने खड़ा करने में जो मदद की, उसमें 5 लाख लोगों को हमने मदद की। तो मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे यार, कम से कम इस तरह की झूठी बातें तो मत फैलाइए। हमने रोजगार के क्षेत्र में काम किया। गन्ना के बारे में भी आप जानना चाहते हैं, आपके पिछले 10 सालों के काम, जितना आपने काम किया उससे ज्यादा काम हमने 5 सालों में किया। किसानों को मदद देने का, किसानों को कर्ज की माफी देने का जो काम आपने 10 सालों में नहीं किया, वो हमने 5 सालों में किया। अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है कि आपका कहीं दूर दूर तक कहीं कुछ नाम लेवा नहीं है, संसदीय इलेक्शन में कुल मिला के 2 पार्टियां 15 सीटें जीत पाती हैं। 2017 के इलेक्शन में 2 पार्टियां सिर्फ 54 सीटें जीत पाती हैं। तो इसलिए हुआ है ये कि हमने लगातार 2014 से उत्तर प्रदेश, ठीक है, आता हूं आपके पास। आप केवल जाति और जमात का काम करते रहे, आप गुंडों को बढ़ावा देते रहे, आप माफियाओं को शरण देते रहे, आप क्राइम और करप्शन का काम करते रहे। लेकिन हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया। और जो उत्तर प्रदेश के जो विकास की बात, आप केवल विकास की बात आता हूं मैं आपके पास, आता हूं अरविंद जी, ठीक है, आता हूं मैं आपके पास वापस आता हूं। हिंदी जी, आ रहा हूं आपके पास भी, ठीक है। आलोक जी, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। आपकी पूरी बात आ गई, आपने स्पष्ट कर दिया कि आपकी पार्टी का इसमें क्या स्टैंड है। अरविंद जी, जिस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर इसके मेहंदी जी ने बोली कि जात जमात, और यही लगभग बात बोली आलोक जी ने भी, यही बात बोली प्रदीप जी ने भी। तीनों की बात लगभग एक है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया जाएगा। लेकिन जब टिकट का वितरण हुआ, आपने भी तमाम सीटों का अध्ययन किया होगा, तो आपने देखा होगा कि कुछ सीटें ऐसी हैं कि जिसमें अगर बीजेपी को छोड़ दे तो तमाम पार्टियों ने मुस्लिमों को ही टिकट दिया है। मतलब हर कोई जानता है कि अगर मुस्लिम वोटों को पाना है तो हमको प्रत्याशी के तौर में मुस्लिम को चुनना है। तो क्या ये वास्तविक धरातल में ये चीज है इन 55 सीटों की, अगर हम खास तौर से बात करें? आलोक, देखिए, उत्तर प्रदेश जो जाति और धर्म का खोलता हुआ कुंड है। राजनीतिक दल चाहे योगी सिद्धांत की बात करें या जो है गंगा जमुनी तहजीब की बात करें, लेकिन सच्चाई यही कि जब टिकट का वितरण होता है तो जाति और धर्म के हिसाब से ही होता है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो रुहेलखंड का इलाका है, जो मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है मतदाताओं के तौर पे, यहाँ पे तकरीबन भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए तो सभी राजनीतिक दलों ने जो मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की कोशिश की है। और अब 17 में ही देखिए, 2017 में उसका फायदा भी इन लोगों को मिला। समाजवादी पार्टी को सबसे अधिक करीब 50% के आसपास मिला था, और बसपा को, कांग्रेस को लगभग 20% के आसपास वोट मिला था। भारतीय जनता पार्टी को 5% के आसपास वोट मिला था मुस्लिम मतदाताओं का। तो कहीं ना कहीं जो है ये पूरी तरह से सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बाकी विपक्षी दल हो, चाहे जितनी बात करने की नहीं, जो है हम जाति और धर्म के हिसाब से टिकट का बंटवारा नहीं करते हैं, लेकिन ये पूरी गलत है। सच तो यही है कि इसी को ध्यान में रख करके जो है टिकट का बंटवारा होता है और उसी आधार पर चुनाव भी लड़े जाते हैं। और देखा भी जाता है कि जो आम जनता है कहीं ना कहीं जो है इसको सहज रूप से स्वीकार भी करती है। और इसका नतीजा रहता है कि तमाम राजनीतिक दल जो है जी। ठीक है, एक सवाल प्रदीप जी आपसे, क्योंकि यहां पर बार बार ये कहा गया कि अगर 10 मार्च आती है तो 10 मार्च के बाद से कहीं पर भी प्रियंका गांधी या कांग्रेस दिखेंगे नहीं, क्योंकि अभी चुनावी मौसम है, इसलिए बार बार कांग्रेस आ रही उत्तर प्रदेश।
पार्टी के प्रवक्ता तमाम तरह की बात करते हैं। ये तो किसानों को भी इन्होंने अराजक और आतंकवादी तमाम बातें कही हैं। और अभी उत्तरांचल में जो इनके गृह मंत्री जाके हमारे बुजुर्ग नेता उत्तराखंड के नेता को कुत्ता दर का प्रयोग करके आते हैं, ये इनकी भाषा है, इन्हें बोलने दिया करिए। जिनका अधिकार है इस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं प्रवक्ता बोलते रहते हैं। अभी तमाम बातें विकास के आंकड़े गिना रहे थे, उद्योग के आंकड़े गिना रहे। हम पूछना चाहते हैं कि यही लखनऊ है, एक इन्वेस्टर मीट इजलास की गई थी और कई एनओ कितने धरातल पे उतरे, ये भी पूछिएगा। अब पूछना चाहते हैं कि निवेश की क्षमता में उत्तर प्रदेश आज इसके साझों 20 साल में क्यों पर बिल में जवाब दे दीजिएगा। आप पूछिएगा ऐसे छोटे और मध्यम दर्जे के 18,000 उद्योग आज बंद क्यों हो गए। आप उसे पूछिए कि फिरोजाबाद में कोई उद्योग को 50% कारखाने आज क्यों बंद हो गए। पूछिए कि आज के चलते 15,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा, 6,000 करोड़ का कुल कारोबार, भदोही का 1200 करोड़ का कारोबार और 45 कारोबार, आगरा 6,000 करोड़। ठीक है, समय थोड़ा आज हमारे पास कम है, तो इसलिए चर्चा को हमें यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए, अपने विश्लेषण को रखने के लिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सभी ने यही दम दिखाया कि जहां पर भी मतदान होना है, चाहे वो पहले चरण की बात हो या दूसरे चरण की, हम विकल्प के रूप में मौजूद हैं। लेकिन यह जनता ही तय करेगी कि आखिर उसको किस पार्टी का समीकरण ज्यादा पसंद आया है। और हर समीकरण को समझाने का काम आपको प्राइम न्यूज करने वाला। जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।